अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इब्रार हुसैन पौड़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमने विरासत के सिलसिला में और विरासत की तकसीम के बारे में अपनी वीडियोस का सिलसिला जारी कर रखा है। उसी सिलसिले में आज की ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम रिश्तेदारों की दो अक़साम पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने ज़ुल्फ़रूज़ के बारे में पढ़ा था, जो पहली कैटेगरी है, जो किसी मरने वाले की के बाद सबसे पहले जो प्रायोरिटी बेसिस पे हिस्सा लेते हैं वो ज़ुल्फ़रूज़ होते हैं। उसके बाद हमने जो कैटेगरीज़ अब डिस्कस करनी है उनमें दूसरे नंबर पे असबा आते हैं और असबा की आगे किस्में होती हैं, और तीसरे नंबर पे ज़ुल अरहाम होते हैं। ये वो रिश्तेदारों की तीन कैटेगरीज़ हैं जो किसी भी मरने वाले के बाद स्टेप बाय स्टेप उसकी विरासत में, उसकी तरका में हिस्सा लेते हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम असबात के बारे में या असबा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ज़ुल्फ़रूज़ को उनके मुकर्रर हिस्सों के मुताबिक तरका देने के बाद जो कुछ मैयत का तरका बचता है वो जिन वारसों का सबसे पहले हक है वो असबा हैं, और ये ज़ुल्फ़रूज़ की तरह दो किस्म के होते हैं या दो किस्म के हो सकते हैं। एज़ द केस में भी ये केस टू केस डिफ़र करता है, और बुनियादी तौर पे इन्हें दो किस्मों में तकसीम किया गया है, जिसमें पहली कैटेगरी जो होती है उसे हम असबा नस्बी कहते हैं, और दूसरी कैटेगरी जो है वो उसे असबा सबबी कहते हैं। अब असबा नस्बी जो है उसके नाम से भी जैसा कि ज़ाहिर है वो असबा है जो मैयत का ददयाली अजीज़ हो, यानी कि जो ददहाल की जानिब से अजीज़ान होते हैं, रिश्तेदारान होते हैं, और इसके और मैयत के दरमियान रिश्ते में किसी औरत का वास्ता ना हो, यानी उस मरने वाले और इस वारिस के दरमियान किसी औरत का रिश्ता ना आता हो, मर्दों के रिश्ता की एक कड़ी हो, तो वो रिश्ता जो है डायरेक्ट मर्दों के ज़रिए ही आगे चलता आ रहा हो, वो असबा नस्बी में होते हैं। इनमें चार औरतें भी शामिल हैं, जिसमें बेटी है क्योंकि वो डायरेक्ट उस मैयत की बेटी होती है, पोती है तो वो बेटे की बेटी होती है, सगी बहन है तो वो बाप की जो है औलाद होती है। इसी तरह अलाती या सुतेली बहन जो होती है, जो वालिद की जानिब से बहन होती है, वालदा की जानिब से नहीं होती, तो वो भी वालिद की वजह से रिश्ता है और मर्द की वजह से रिश्ता है, तो वो भी इस कैटेगरी में शामिल होती है। और बकिया इसी तरह सब जो मर्द हैं ददयाली रिश्तेदार होते हैं, मसलन इस कैटेगरी में जैसे बाप है, बेटा है, दादा है, पोता है, भाई है, भतीजा है, चचा है, इस तरह के रिश्ते होते हैं। अब इन असबात नस्बी की भी तीन किस्में आगे बनाई जा सकती हैं, इनको तीन अकसाम में तकसीम किया जा सकता है। इनमें असबाब नफ्से ही, असबाब गैर ही और असबाब मा गैर ही हैं। असबाब नफ्से ही, ये असबा को हम तीन किस्म में तकसीम कर रहे हैं समझने के लिए। ये हर उस मर्द ददयाली रिश्तेदार को कहते हैं असबाब नफ्से ही, जिसका मैयत से रिश्ता बयान करने में किसी औरत का वास्ता दरमियान में ना है, जैसे मैं पहले बयान कर चुका हूँ। यानी वो खालिस्तान मर्द के रिश्ते से ही वो रिश्ता बन रहा हो, उस रिश्ते की कड़ी में कहीं भी औरत का जिक्र ना होता हो। मसलन बाप है, दादा है, बेटा है, पोता है, भाई वगैरह है। इस तरह बाप और दादा ज़ुल्फ़रूज़ में भी और असबाब नफ्से ही दोनों हैं। ज़ुल्फ़रूज़ की कैटेगरी में भी आते हैं और असबाब नफ्से ही की कैटेगरी में भी आते हैं, और बाज़ सूरतों में इनको इन दोनों हैसियतों के हिसाब से, यानी असबाब नफ्से ही के तौर पे भी और ज़ुल्फ़रूज़ के तौर पे भी हिस्सा मिलता है, और ये हिस्सा लेते हैं। हिस्सों की जैसे कि हमने पहले भी बताया पिछली वीडियो में भी आपको कि हिस्सों कि इन अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं किस्में, यानी प्रायोरिटी लिस्ट, एक किस्म की प्रायोरिटी, या कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से रिश्तेदार आएंगे तो कौन से महरूम हो जाएंगे, और इस तरह आगे फिर इनके रिश्ते भी इंशाल्लाह हम आगे आने वाली तफसीली वीडियोस में जो है वो अब इनके जो हिस्से हैं वो भी हम आपको तफसीलन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत डिटेल टॉपिक है, इसे हम स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह करते जाएंगे। अब असबाब गैर ही जो है, मैं इसमें चार औरतें हैं जो अपने भाई की मौजूदगी में इनके साथ बसीयत असबा तरका में हिस्सा पाती हैं। यानी ये वो असबाब गैर ही बुनियादी तौर पर चार औरतों पर मुश्तमिल है, जो जिनका भाई भी उस कैटेगरी में शामिल होता है, यानी असबाब नफ्से में ऊपर आ जाता है।
وہ ان کا بھائی بھی شامل ہوتا ہے، اور بھائی کے ساتھ جو ہے یہ بھی شامل ہوتی ہیں بطور بہن، تو یہ اسباب غیر ہی ہوتی ہیں، اور ان میں بیٹی، پوتی، سگی بہن، اور باپ کی جانب سے جو بہن ہو، یعنی کہ باپ کے رشتہ سے جو بہن ہو، والدہ کی جانب سے نہ ہو، جسے الاتی یا ستیلی بہن کہتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اور جب ان کے بھائی موجود ہوتے ہیں حصہ لینے کے لیے میت سے، تو پھر ان کو جو ہے ان کا ہاف ملے گا، اور ان کے بھائیوں کو جو ہے وہ دگنا ملے گا۔ اور یہ اصول جو ہے سورۃ نساء کی آیت نمبر 11 میں جو ہے وہ اس کا ذکر آیا ہے، یعنی مرد کو عورت کا دگنا ملے گا، اور اس اصول جو سورۃ نساء کی آیت نمبر 11 میں طے کیا گیا ہے، اس کے مطابق ان 4 عورتوں کو اپنے بھائیوں کی موجودگی میں بطور اسبہ جو ہے وہ ہاف، بھائیوں کے ہاف جو ہے وہ حصہ ملے گا۔ اسی طرح پھر آگے اسبہ ما غیر ہی بھی ایک اسبہ کی قسم ہے، ان میں سگی اور ستیلی بہنوں کو اسبہ ما غیر ہی کہتے ہیں، جو بیٹیوں یا پوتیوں کے ساتھ مل کر مطابق حدیث جو ہے وہ حصہ لیتی ہیں۔ اور ذوالفروز سے بچا ہوا جتنا بھی ترکہ ہوتا ہے یہ اس کی پانے کی مستحق ہوتی ہیں، لیکن اس میں شرط ایک ہے، وہ شرط یہ ہے کہ ان کے بھائی نہ ہوں، ورنہ اسبہ بغیر ہی کا حصہ پائیں گی۔ نیز یہ 4 عورتیں، بیٹی، پوتی، سگی بہن اور ستیلی بہن جو ہیں، جب اسبہ بغیر ہی یا اسبہ ما غیر ہی ہوتی ہیں تو پھر ان کا شمار ذی الفروز میں نہیں ہوتا، اور صرف اسبہ کے طور پہ جو ہے انہیں حصہ ملتا ہے۔ اچھا، آخر میں جو مین کیٹیگری جسے ہم پہلے، یہ تو سب کیٹیگریز ہم ڈسکس کر رہے تھے، اب ہم دوسری مین قسم جو اسبہ کی ہے وہ اسبہ سببی ہے، وہ ڈسکس کریں گے۔ کسی اسلامی حکومت یا غیر اسلامی حکومت کے درمیان اگر جنگ ہو تو ایسے جنگی قیدی جو رہائی کے لیے فدیہ نہ دے سکتے ہوں، یا جن کو تبادلے میں رہا نہ کیا جا سکتا ہو، اسلامی احکام کے مطابق مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جنگی قیدی مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتے ہیں تاکہ اول تو ان کا بار حکومت پر نہ پڑے، اور دوسرا ان کو صالح ماحول میں رہ کر اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع بھی مل جائے۔ ایسے جنگی قیدیوں کو ہم غلام کہتے ہیں عموماً، اور اگر ایسے کسی غلام کو اس کی موت سے پہلے اس کا آقا آزاد کر چکا ہو، یعنی جس کے وہ سپرد کیا گیا ہو، جس مسلمان کے وہ اسے آزاد کر چکا ہو، اس کا کوئی نسبی رشتہ دار بھی موجود نہ ہو، تو اس کو آزاد کرنے والا آقا یا اس آقا کا کوئی اسباب نفس ہی اس غلام کی موت کے بعد اس کا اسبہ سببی یا اسبہ سببی کہلائے گا، اور اس کو ترکہ مل جائے گا۔ ان کے بعد ذل ارحام کا حق ہوتا ہے۔ ویسے یہاں پہ ایک بات یہ، اس کو اسبہ سببی کو یہاں پہ آج کل ویسے اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج کل غلامی ممنوع ہے تو اس کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن اگر کہیں اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور اس سے کسی ملک سے جنگ ہو تو اس کا امکان پھر ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا جاننا جو ہے وہ ضروری تھا۔ تیسری اور آخری قسم رشتہ داروں کی جو ہے وہ ذل ارحام کی ہے۔ تیسری قسم کے وارث میت کے وہ تمام ددیالی اور ننیالی رشتہ دار ہیں جو ذی الفروز یا اسبہ کی کیٹیگری میں نہیں آتے، اور میت سے ان کا رشتہ کسی عورت کے واسطے سے ہوتا ہے یا وہ خود عورت ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں کہیں مرد رشتہ درمیان میں نہیں آتا، مرنے والے۔ اور ان کی مثال جو ہے وہ ایسے رشتوں کی ہوتی ہے جیسے نانا، نواسا، نواسی، ماموں، خالہ اور پھوپھی وغیرہ، کیونکہ یہ سارے رشتے جو ہیں یہ کسی نہ کسی عورت کے ذریعے سے ہی آگے اس مرنے والے سے ان کا رشتہ بن رہا ہوتا ہے، اور یہ سارے جو ہیں وہ ذل ارحام کہلاتے ہیں۔ اور اس میں ذی الفروز اور اسبہ اگر جو پہلی کیٹیگریز ہم نے ڈسکس کی ہیں وہ نہ ہوں تو پھر ان کو ترکہ ملتا ہے۔ ویسے ایسا بہت ہی قلیل کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ذی الارحام جو ہے وہ رشتہ وہ لے رہے ہوں حصہ، کیونکہ جو ہے عموماً اتنے رشتہ دار اور اتنی کیٹیگریز جو ہیں ذی الفروز اور اسبہ میں آ جاتی ہیں کہ ان کا جو ہے وہ حصہ لینا چند جو ہے وہ کیسز میں سامنے آتا ہے۔ اور غیر وارث رشتہ دار کے بارے میں جو ہے مطلب ہے یہاں پہ ایک تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاتے چلیں کہ ستیلی ماں، ستیلا باپ، ستیلی اولاد، سسرالی رشتہ دار یعنی سسر، ساس وغیرہ، بیوی کے بھائی اور داماد، بہو، بھابھی اور چچی وغیرہ یا خالو،
बहनोई वगैरह, ये वारिस इसलिए नहीं होते कि इनका नस्बी ताल्लुक दूसरे ख़ानदान से होता है, ये नहीं आपके ख़ानदान से नहीं होते या उस मरने वाले के ख़ानदान से होते हैं। और इन रिश्तों की बुनियाद पर जिनको मैंने नाम लिया है, जैसे दामाद बहू, इन रिश्तों की बुनियाद पर वो मरने वाले से हिस्सा नहीं ले सकते। और ये अपने ख़ानदान में वारिस होते हैं। ये रिश्ते जो हैं ये मरने वाले के रिश्ते में जो है मरने वाले का जो तरका है उसमें हिस्सेदार नहीं आते। तो उम्मीद है कि आपने आज जो है हमारी वीडियो, आज हमने इंशाल्लाह इस वीडियो में जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। तमाम रिश्तेदारों की किस्में हमने डिस्कस कर ली हैं, उनको अलग-अलग कैटेगरी आपको आज हमारा इस हद तक ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में जो है बाकायदा ज़ुल्फ़ुरूज़, असबा और ज़ुल-अरहाम वगैरह की कैटेगरीज़ के जो है शेयर्स के बारे में और मज़ीद तफ़सील के बारे में बात करेंगे। बुनियादी तौर पर आपको इस तरतीब का पता होना चाहिए कि जब कोई बंदा मरता है तो सबसे पहले किस जगह पे उसके तरका खर्च होना है। और ये सिलसिला जो है पहली वीडियो से ही आप शुरू कर सकते हैं। हमने तजहीज़ व तकफ़ीन से शुरू किया है और फिर रिश्तेदारों की किस्मों तक, और ये स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से तरतीब हमारी वीडियो की आ रही है, इस तरह से जो है पहला अगर है तो दूसरे को वो महरूम कर देगा, दूसरा है तो तीसरे को महरूम कर देगा। इस तरह से ये चलते आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे वीडियोस में तफसीली इनके हिस्सों पर बात होगी और विरासत के मज़ीद इस कानून पे जो है मज़ीद तफसील जो है जो आम आदमी की भी और हर मुसलमान की ज़रूरत भी है, उस पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।